सास भी कभी बहू थी, सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा। फैमिली स्टोरी इन हिंदी। पोस्टेड ऑन नवंबर 18 नवंबर 2021 17/2021। ऑथर डिजिटल कहानी फैमिली स्टोरी। फैमिली ड्रामा बेस्ट हिंदी कहानी, बेस्ट हिंदी स्टोरी, फैमिली स्टोरीज, फैमिली स्टोरी इन हिंदी, फैमिली स्टोरी ऑनलाइन, गृहशोभा फैमिली स्टोरी, गृहशोभा हिंदी कहानी, गृहशोभा कहानी, गृहशोभा स्टोरीज हिंदी, फैमिली स्टोरी हिंदी कहानी ऑनलाइन, हिंदी स्टोरी कहानी ऑनलाइन, हिंदी कहानी। सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी स्टोरी इन हिंदी। लीव अ कमेंट इन सास भी कभी बहू थी, सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा। सास भी कभी बहू थी भाग 4। सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा। कुणाल उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुमित्रा की जांच की तो कुणाल से बोला, आपकी मां को अल्जाइमर्स की बीमारी है। जिस तरह बुढ़ापे में शरीर अशक्त हो जाता है, उसी तरह दिमाग की कोशिकाएं भी कमजोर हो जाती है। यह बीमारी लाइलाज है पर जान को खतरा नहीं है, बस जरा एहतियात बरतना पड़ेगा। जाने कौन सी मरी बीमारी है जिसका आज तक नाम भी न सुना, सुमित्रा ने चिढ़कर सोचा। अब उसके बाहर आने जाने पर भी प्रतिबंध लग गया। सुमित्रा अब दिन भर अपने कमरे में बैठी रहती है। किसी को याद आ गया तो उसका खाना और नाश्ता उसके कमरे में ले आता है। अक्सर ऐसा होता है कि नौकर चाकर अपने काम में फंसे रहते हैं और उसके बारे में भूल जाते हैं। और तो और अब तो यह हाल है कि सुमित्रा स्वयं भूल जाती है कि उसने दिन का खाना खाया कि नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि उसके पास टिपाई पर चाय की प्याली रखी रहती है और वह पीना भूल जाती है। यह मुझे दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, वह मन ही मन घबराती है। दिमाग पर एक धुंध सी छाई रहती है। जब धुंध कभी छंटती है तो उसे एक एक बात याद आती है। उसे हठात याद आया कि एक बार ज्योति ने टमाटर का सूप बनाया था और उसे भी थोड़ा पीने को दिया। उसे उसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। अरे बहू, थोड़ा और सूप मिलेगा क्या, उसने पुकार कर कहा। ये भी पढ़े तुम्हारा इंतजार था क्या, एक दूसरे के हो पाए अभय और एल्मा। थोड़ी देर में रसोइया कप में उसके लिए सूप ले आया। सुमित्रा खुश हो गई। उसने एक घूंट पिया तो लगा कि इसका स्वाद कुछ अलग है। उसने रसोइये से पूछा तो वह अपना सिर खुजाते हुए बोला, मां जी, सूप खत्म हो गया था। मेमसाब बोली कि अब दोबारा सूप कौन बनाएगा। उन्होंने थोड़ा सा टमाटर का सॉस गर्म पानी में घोलकर आपके लिए भिजवा दिया। सुमित्रा ने सूप पीना छोड़ दिया। उसका मन कड़वाहट से भर गया। अगर उसने अपनी सास के लिए ऐसा कुछ किया होता तो वे उसकी 7 पुश्तों की खबर ले डालती। उसने सोचा। एक बार उसको फ्लू हो गया। 3 से 4 दिन से मुंह में अन्न का एक दाना भी न गया था। उसे लगा कि थोड़ा सा गर्म दूध पिएंगी तो उसे फायदा पहुंचेगा। वह धीरे से पलंग से उठी, घिसटती हुई रसोई घर तक गई। बहू, एक प्याला दूध दे दो, इस समय वही पी कर सो जाऊंगी। और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। दूध? ज्योति मानो आसमान से गिरी। ओहो मां जी, इस समय तो घर में दूध की एक बूंद भी नहीं है। मैंने सारा दूध जमा दिया है दही के लिए। कहिए तो बाजार से मंगा दूं? नहीं, रहने दो, सुमित्रा बोली। वह वापस अपने कमरे में आई। क्या सबके जीवन में यही होता है? उसने मन ही मन कहा। वह हमेशा सोचती आई कि जब वह बहू से सास बन जाएगी तो उसका रवैया बदल जाएगा। वह अपनी बहू पर हुक्म चलाएगी और उसकी बहू दौड़ दौड़ कर उसका हुक्म बजा लाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। कहने को वह सास थी पर उसके हाथ में घर की बागडोर न थी। उसकी एक न चलती थी। उसकी किसी को परवाह न थी। वह एक अदना सा इंसान थी।
कुणाल के प्रिय कुत्ते टाइगर से भी गई बीती। टाइगर की कभी तबीयत खराब होती तो उसे एक एसी कार में बिठाकर फौरन डॉक्टर के पास ले जाया जाता, पर सुमित्रा बुखार में तपती रहे तो उसका हाल पूछने वाला कोई न था। वह अपनी इस स्थिति के लिए किसे दोष दे। उसे लग रहा था कि वह एक अवांछित मेहमान बनकर रह गई है। वह उपेक्षित सी अपने कमरे में पड़ी रहती है या निरुद्देश्य सी घर में डोलती रहती है। उसका कोई हमदर्द नहीं, कोई हमराज नहीं। वह पड़ी पड़ी दिन गिन रही है कि कब सांस की डोर टूटे और वह दुनिया से कूच कर जाए। सांस होकर भी उसकी ऐसी दशा। यह बात उसके पल्ले नहीं पड़ती। एक जमाना था कि बहू का मतलब होता था एक दबी हुई, सहमी हुई प्राणी जिसका कोई अस्तित्व न था, जो बेजबान थी और जिस पर मनमाना जुल्म ढाया जा सकता था, जिसे दहेज के लिए सताया जा सकता था और कभी कभी नृशंसतापूर्वक जला भी दिया जाता था। आज के जमाने में बहू की परिभाषा बदल गई है। आज की बहू दबंग है, शहजोर है, वाचाल है, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली, एक की 10 सुनाने वाली। वह किसी को पुट्ठे पर हाथ नहीं रखने देती। उससे संभल कर पेश आना पड़ता है। उसके मायके वालों पर टिप्पणी करते ही वह आग बबूला हो जाती है, रणचंडी का रूप धारण कर लेती है। ऐसी बहू से वह कैसे पेश आए, उसे कुछ समझ में न आता था। उसे याद आया कि उसकी सास जब तक जीवित रही हमेशा कहती रही, अरे बहू, यह बात अच्छी तरह गांठ बांध ले कि तेरा खसम तेरा पति बाद में है, मेरा बेटा पहले है। वह कोई आसमान से नहीं टपका है तेरी खातिर। उसे मैंने अपनी कोख में 9 महीने रखा और जन्म दिया है और मरमर कर पाला है। उस पर तेरे से अधिक मेरा हक है और हमेशा रहेगा। सुमित्रा अगर ज्योति से ये सब कहने जाएगी तो शायद ज्योति कहेगी कि मांझी आपको अपना बेटा मुबारक हो, आप रहो उसे लेकर। मैं चली अपने बाप के घर और आप लोगों को शीघ्र ही तलाक के कागजात मिल जाएंगे। ये भी पढ़ें पुनर्विवाह, शालिनी और मानस का कैसे जुड़ा रिश्ता। सुमित्रा यही सब सोचने लगी। हाय, तलाक का हौवा दिखाकर बहू घर भर को चुप करा देगी। सुमित्रा की तो सब तरह से हार थी। चित भी बहू की, पट भी उसकी। सुमित्रा ने अपना सिर थाम लिया। सारी उम्र सोचती रही कि वह सास बन जाएगी तो ऐश करेगी, अपने घर पर राज करेगी। पर आज उसे लग रहा था कि सास बनकर भी उसके जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आया। क्या यह नए जमाने का दस्तूर था, या बहू की पढ़ाई की करामात थी, या उसके पिता की दौलत का करिश्मा था, या फिर बहू की परवरिश का कमाल? उसकी बहू तेजतर्रार है, मुहजोर है, निर्भीक है, स्वच्छंद है, काबिल है और अपने नाम का अपवाद है। और सुमित्रा पहले भी बहू थी और आज सास होने के बाद भी बहू है। सास भी कभी बहू थी, भाग 3 सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा। हार कर सुमित्रा को फिर से गृहस्थी अपने जिम्मे लेनी पड़ी। वह चूल्हे चौके की फिक्र में लगी और उसकी बहू आजादी से विचरने लगी। ज्योति ने एक किट्टी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। जब उसकी मेजबानी करने की बारी आती और सखियां उसके घर पर एकत्रित होती तो वे सारा घर सिर पर उठा लेती, कमसिन लड़कियों की तरह उधम मचाती और सुमित्रा से बड़ी बेबाकी से तरह तरह के खाने की फरमाइश करती। शुरू में तो सुमित्रा को ये सब सुहाता था, पर शीघ्र ही वह उकता गई। उसे मन ही मन लगता कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। उसका बेटा दिन भर अपने काम में व्यस्त है, बहू है कि वह अपनी मौज में मस्त है, और सुमित्रा घर की समस्याओं को लेकर लस्तपस्त है। दिन पर दिन उसकी बहू शहजोर होती जा रही है और सुमित्रा मुंह खोलकर कुछ कह नहीं सकती। ज्योति की आदतें बड़ी अमीराना थी। उसकी सुबह उठते ही बैड टी पीने की आदत थी। अगर सुमित्रा न बनाए और नौकर न हो तो यह काम झक मार कर उसके पति कुणाल को करना पड़ता था। इस बात से सुमित्रा को बड़ी कोफ्त होती थी।
ऐसी भी क्या नवाबी है कि उठकर अपने लिए एक कप चाय भी न बना सके। वह नाक बहुत सिकोड़ती हुआ अपने पति को अपना टहलुआ बना डाला। यह भी खूब है, बहू होकर उसे घर भर की सेवा करनी चाहिए, पर यहाँ सारा घर उसकी ताबेदारी में जुटा रहता है। यह अच्छी उल्टी गंगा बह रही है। एकाध बार उसने ज्योति को प्यार से समझाने की कोशिश भी की, बहू, कितना अच्छा हो कि तुम सुबह सवेरे उठकर अपने पति को अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाओ। चाहे घर में 1000 नौकर हो, पति को अपने पत्नी के हाथ की चाय ही अच्छी लगती है। मां जी, यह मुझसे न होगा, ज्योति ने मुंह बनाकर कहा। मुझसे बहुत सवेरे उठा नहीं जाता। मुझे कोई बिस्तर पर ही चाय का प्याला पकड़ा दे तभी मेरी आंख खुलती है। ये भी पढ़े रिश्ते सुई धागों से। सारिका ने विशाल के तिरस्कार का क्या दिया जवाब। चाहे घर में मेहमान भरे हों, चाहे कोई आए जाए, इससे ज्योति को कोई सरोकार नहीं था। उसका बंधा हुआ टाइम टेबल था। वह सुबह उठकर जॉगिंग करती या हेल्थ क्लब जाती, लंच तक सैर सपाटे करती, कभी ब्यूटी पार्लर जाती, कभी शॉपिंग करती। दोपहर में घर में उसकी सहेलियां इकट्ठी होती, ताश का अड्डा जमता। वे सारा दिन हा ही करती और रह रह कर उनकी चाय पकौड़ी की फरमाइश सुमित्रा दौड़ते दौड़ते हलकान हो जाती। उसे अपने कामों के लिए जरा भी समय नहीं मिलता था। वह मन ही मन कुड़ती, पर वह फरियाद करे भी तो किससे। कुणाल तो बीवी का दीवाना था। वह उसके बारे में एक शब्द भी सुनने को तैयार न था। धीरे धीरे घर में एक बदलाव आया। ज्योति के 2 बच्चे हो गए। अब वह जरा जिम्मेदार हो गई थी। उसने घर की चाबियां हथिया ली, नौकरों पर नियंत्रण करने लगी, स्टोररूम में ताला लग गया। वह एक एक पाई का हिसाब रखने लगी। इतना ही नहीं, वह घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखने लगी। बच्चों को जंक फूड खाना मना था। घर में ज्यादा तली हुई चीजें नहीं बनती। सुमित्रा की बुढ़ापे में जबान चटोरी हो गई थी। उसका मन मिठाई वगैरह खाने का करता, पर ऐसी चीजें घर में लाना मना था। जब उसने अपनी बेटियों से अपना रोना रोया तो उन्होंने उसे समझाया, माँ, इन छोटी छोटी बातों को अधिक तूल न दो। तुम्हारा जो खाने का मन करे उसे तुम स्वयं मंगा कर रख लो और खाया करो। सुमित्रा ने ऐसा ही किया। उसने चैन की सांस ली। चलो देरसवेर बहू को अक्ल तो आई, अब वह भी अपनी बची खुची जिंदगी अपनी मनमर्जी से जिएगी। जहाँ चाहे घूमेगी फिरेगी, जो चाहे करेगी। पर कहाँ? उसके ऊपर 1000 बंदिशें लग गई थी। जब भी वह अपना कोई प्रोग्राम बनाती तो ज्योति उसमें बाधा डाल देती। अरे माँ जी, आप कहाँ चली? आज तो मुन्ने का जन्मदिन है और हमने एक बच्चों की पार्टी का आयोजन किया है। आप न रहेंगी तो कैसे चलेगा? ओह, मुन्ने का जन्मदिन है? मुझे तो याद ही न था। यही तो मुश्किल है आपके साथ। आप बहुत भुलक्कड़ होती जा रही है। क्या करूं बहू, अब उम्र भी तो हो गई। वही तो, उस दिन आप अपनी अलमारी खुली छोड़कर बाहर चली गई। वह तो अच्छा हुआ कि मेरी नजर पड़ गई। किसी नौकर की नजर पड़ी होती तो वह आपके रुपए पैसे और गहनों पर हाथ साफ कर चुका होता। बेहतर होगा कि आप इन गहनों को मुझे दे दें। मैं इन्हें बैंक में रख दूंगी। जब आप पहनना चाहें, निकाल कर ले आऊंगी। ठीक है, पर अब इस उम्र में मुझे कौन सा सजन संवरना है बहू। सब कुछ तुम्हें और लीला व सरला को दे जाऊंगी। एक बात और मांझी, आप रसोई में न जाया करें। क्यों भला? उस रोज आपने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया। रसोइया बड़बड़ा रहा था। ओ बहू, अब आँख से कम दिखाई देता है और कान से कम सुनाई देता है न? आपके बगल में रखा टेलीफोन घनघनाता रहता है और आप फोन नहीं उठाती। हाँ माँ, कुणाल कहता है।
पता नहीं तुम्हें दिन पर दिन क्या होता जा रहा है। तुम्हारी याददाश्त एकदम कमजोर होती जा रही है। याद है उस दिन तुमने हम सबको कितनी परेशानी में डाल दिया था। मीरा ने अपराध भाव से सिर झुका लिया। उसे याद आया वह दिन जब हमेशा की तरह वह शाम को टहलने निकली और बेध्यानी में चलते चलते जाने कहाँ जा पहुंची। उसने चारों तरफ देखा तो जगह बिल्कुल अनजानी लगी। उसके मन में डर बैठ गया। अब वह घर कैसे पहुंचेगी? वह रास्ता भूल गई थी और चलते चलते बेहद थक भी गई थी। पास में ही एक चबूतरा दिखा। वह चबूतरे पर कुछ देर सुस्ताने बैठ गई। सुमित्रा ने अपने दिमाग पर जोर दिया पर उसे अपना पता न याद आया। वह अपने बेटे का नाम तक भूल गई थी। यह मुझे क्या हो गया? उसने घबरा कर सोचा। तभी वहां एक सज्जन आए। सुमित्रा को देखकर वे बोले, अरे माँ जी, आप यहाँ कहाँ? आप तो खार में रहती है। अंधेरी कैसे पहुँच गई? क्या रास्ता भूल गई है? चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। घरवाले सब चिंतित से बाहर खड़े थे। कुणाल उसे देखते ही बोला, माँ तुम कहाँ चली गई थी? इतनी देर तक घर नहीं लौटीं तो हम सबको फिक्र होने लगी। मैं अभी मोटर लेकर तुम्हें ढूंढने निकलने वाला था। बस, आज से तुम्हारा अकेले बाहर जाना बंद। जब कहीं जाना हो तो साथ में किसी को ले लिया करो। सास भी कभी बहू थी, भाग दो सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा। एक बार सुमित्रा बुखार में तप रही थी। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। कमरे में दिन भर पड़े रहने पर भी किसी ने उसका हाल तक जानने की कोशिश न की थी। जब उससे रहा न गया तो वह धीरे धीरे चलकर रसोई तक आई। माँ जी, उसने कहा, एक गिलास दूध मिलेगा क्या? मुझसे अब खड़ा भी नहीं रहा जाता। दूध? सास ने मुंह बिचका कर कहा, अरे बहू, यहाँ दूध अंजन लगाने तक तो मिलता नहीं। तुम गिलास भर दूध की फरमाइश कर रही हो, कहो तो थोड़ी कड़क चाय बना दूं। नहीं, रहने दीजिए। उसके माता पिता को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने आग्रह करके उसके घर एक गाय भेज दी। अरे बाप रे, यह क्या बहू, इस गाय का सानी पानी कौन करेगा? इस उम्र में मुझसे ये सब न होगा। आप चिंता न करें माँ जी, मैं सब कर लूंगी। ठीक है, जो करना हो करो। लेकिन एक बात बताए देती हूँ कि घर में गाय आई है तो दूध सभी को मिलेगा। यह नहीं हो सकता कि तुम दूध सिर्फ अपने बच्चों के लिए बचा कर रखो। ठीक है माँ जी, सुमित्रा ने बेमन से सिर हिलाया। ये भी पढ़े सौगात। बरसों बाद मिली स्मिता से प्रणव को क्या सौगात मिली? घर के काम के अलावा गाय की सानी पानी करके वह बुरी तरह थक जाती थी। पर और कोई इलाज भी तो न था। दिन गिनते गिनते वह घड़ी भी आ पहुंची जब उसका पति रजनीश लंदन से वापस लौट आया। आते ही उसकी नियुक्ति मुंबई के एक बड़े अस्पताल में हो गई और वह अपने परिवार को लेकर चला गया। कुछ साल सुमित्रा के बहुत सुख से बीते। समय मानो पंख लगाकर उड़ चला। बच्चे बड़े हो गए। बड़ी दो बेटियों की शादी हो गई। बेटे ने वकालत की पढ़ाई कर ली और उसकी प्रैक्टिस चल निकली। एक दिन दिल की धड़कन रुक जाने से अचानक रजनीश का देहांत हो गया। सुमित्रा पर फिर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे वह अपने दुख से उबरी। उसने फिर से अपना उजड़ा घोंसला समेटा। अब घर में केवल वह और उसका बेटा कुणाल रह गए थे। सुमित्रा उसके पीछे पड़ी कि वह शादी कर ले। अकेला घर भान्य भान्य करता है। तेरा घर बस जाएगा तो मैं अपने पोते पोतियों से दिल बहला सकूंगी। क्यों माँ, हम दोनों ही भले हैं। किसी और की क्या जरूरत। अपने दिन मजे में कट रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। समाज का नियम है तो मानना ही पड़ेगा। सही समय पर तेरी शादी होनी जरूरी है, नहीं तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। और मुझे भी तो बुढ़ापे में थोड़ा आराम की जरूरत है।
तेरी पत्नी आकर अपनी गृहस्थी संभाल लेगी तो मैं चैन से जी सकूंगी। कुणाल थोड़े दिन टालता रहा, पर जब शहर के एक अमीर खानदान की बेटी ज्योति का रिश्ता आया तो वह मना नहीं कर सका। जब उसने ज्योति को देखा तो देखता ही रह गया। अपार धनराशि के साथ इतना अच्छा रूप मानो सोने पे सुहागा। सुमित्रा ने जरा आपत्ति की, शादी हमेशा बराबर वालों में ही ठीक होती है। वे लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो क्या हुआ माँ, हमें उनके पैसों से क्या लेना देना? बहू बहुत ठसके वाली हुई तो, नकचड़ी हुई तो, यह कोई जरूरी नहीं उसे अपने पैसे का घमंड हो। आप बेकार में मन में वहम मत पालो और सोचो, यदि गरीब घर की लड़की हुई तो वह अपने परिवार की समस्याएं भी साथ लाएंगी। हमें उनसे भी जूझना पड़ेगा। सुमित्रा ने हथियार डाल दिए। वाह सुमित्रा, तेरे तो भाग खुल गए। उसकी सहेलियां खुश हो रही थी। बहू मिली खूब सुंदर और साथ में दहेज इतना लाई है कि तेरा घर भर गया। सुमित्रा भी बड़ी खुश थी, पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसका भय दुरुस्त था। ज्योति माँ बाप की लाडली नाजों से पली बेटी थी। वह बात बात पर बिगड़ती, रूठ जाती, अपनी मनमानी न होने पर भूख हड़ताल कर देती, मौनव्रत धारण कर लेती, कोप भवन में जा बैठती और घर में सबके हाथ पांव फूल जाते। कुणाल हमेशा बीवी का मुंह जोहता रहता था और सुमित्रा को भी सदा फिक्र लगी रहती कि पता नहीं किस बात को लेकर बहू बिदक जाए और घर की सुख शांति भंग हो जाए। बहू के हाथों घर की बागडोर सौंपकर सुमित्रा यह सोचकर निश्चिंत हो गई कि अब वह अपने सब अरमान पूरे करेगी। वह भी अपनी हमउम्र स्त्रियों की तरह पोती पोते गोद में खिलाएगी, घूमेगी फिरेगी, मन हुआ तो किट्टी पार्टी में भी जाएगी, ताश भी खेलेगी। अब उसे कोई रोकने टोकने वाला न था। अब वह अपनी मर्जी की मालिक थी, एक आजाद पंछी की तरह। ये भी पढ़े झंझावात, पैसों के कारण बदलते रिश्तों की कहानी। कुछ दिन चैन से बीते पर शीघ्र ही उसे अपने कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। ज्योति ने अनभ्यस्त हाथों से घर चलाने की कोशिश तो की, पर उसे किफायत से घर चलाने का गुर मालूम न था। वह एक बड़े घर की बेटी थी। महीने भर चलने वाला राशन 15 दिन में ही खत्म हो जाता। नौकर चाकर अलग लूट मचाए रहते थे। आए दिन घर में छोटी मोटी चोरी करते और चंपत हो जाते। सास भी कभी बहू थी, भाग एक सास बनकर भी क्या था सुमित्रा का दर्जा। सुमित्रा की आंखें खुली तो देखा कि दिन बहुत चढ़ आया था। वह हड़बड़ा कर उठी। अभी सास की तीखी पुकार कानों में पड़ेगी। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? घर का इतना सारा काम कौन निपटाएगा? इतनी ही नवाबी थी तो अपने मायके से एकाध नौकर लेकर आना था, फिर उनका बड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। उन्हें इतने बच्चे जन्म कर धर दिए, इनको कौन संभालेगा? इनका बाप सारी चिंता छोड़कर परदेश में जा बैठा है। जाने कौन सी पढ़ाई है शैतान की आंत की तरह जो खत्म ही नहीं हो रही, और अपने परिवार को ला पटका मेरे सिर। हम पहले ही अपने झंझटों से परेशान हैं, अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अब इनको भी देखो। सुमित्रा झटपट तैयार होकर रसोई की ओर दौड़ी। पहले चाय बनाकर घर के सब सदस्यों को पिलाई, फिर अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार किया, उनका नाश्ता पैक करके दिया। उन्हें स्कूल की बस में चढ़ाकर लौटी तो थक कर निढाल हो गई थी। अभी तक उसने एक घूंट चाय तक न पी थी। सच पूछो तो उसे चाय पीने की आदत ही न थी। बचपन से ही वह दूध की शौकीन थी। उसके मायके में घर में गाय भैंसें बंधी रहती थी। दही दूध की इफरात थी। जब वह ब्याह कर ससुराल आई तो उसने डरते डरते अपनी सास से कहा था कि उसे चाय कॉफी की आदत नहीं है, उसे दूध पीना अच्छा लगता है। रूपबाई के साथ आखिर क्या हुआ? सास ने मुंह बनाकर कहा था, दूध किसे अच्छा नहीं लगेगा भला।
लेकिन शहरों में दूध खरीद कर पीना पड़ता है। यहाँ तुम्हारे ससुर की तनख्वाह में दूध वाले का बिल चुकाना भारी पड़ता है। बाल बच्चों को दूध मिल जाए तो वही गनीमत समझो। उसके बाद सुमित्रा की फिर मुंह खोलने की हिम्मत न हुई थी। उसने कमर कस ली और काम में लग गई। घर में महाराजन थी, पर जब वह काम से नागा करती तो सुमित्रा को उसका काम संभालना पड़ता था। महरी नहीं आई तो सब सुमित्रा का मुंह जोते रहते और वह झाड़ू लेकर साफ सफाई में जुट जाती। घर में कई सदस्य थे। एक बेटी थी जो अपने परिवार के साथ मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति घर जमाई था और सास का बेहद लाडला था। सुमित्रा के अलावा 2 देवर देवरानियां भी थी, पर वे बहुएं बड़े घर से आई थी और सास की धौंस की वे बिल्कुल परवाह न करती थी। तकरीबन रोज ही वे खा पी बंठन कर सैर-सपाटे को चल देती। कभी मल्टीप्लेक्स सिनेमा घर में फिल्म देखती तो कभी चाट पकौड़ी खाती। सुमित्रा का भी बड़ा मन करता था कि वह घूमे फिरे, पर इस शौक के लिए पैसा चाहिए था और वह उसके पास न था। उसका पति डॉक्टरी पढ़ने के लिए लंदन यह कह कर गया था, तुम कुछ दिन यहीं मेरे माता पिता के पास रहो। तकलीफ तो होगी पर थोड़े ही समय के लिए। FRCS की पढ़ाई पूरी होगी और नौकरी लग जाएगी। मैं तुम लोगों को ले जाऊंगा और फिर हमारे दिन फिर जाएंगे। सुमित्रा मान गई थी। इसके सिवा और कोई चारा भी तो न था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से उसका शहर में रहना अनिवार्य था। उनके भविष्य का सोचकर वह तंगी में अपने दिन काट रही थी। सास-ससुर ने एक मेहरबानी कर दी थी कि उसे अपने बच्चों समेत अपने घर में शरण दी थी, लेकिन वे उसे हाथ पे हाथ धरे ऐश करने नहीं दे सकते थे। सास तो हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी रहती। दिन भर उसके ऊपर आदेशों के कोड़े दागती रहती। वे उसके लिए खोज खोज कर काम निकालती। वह जरा सुस्ताने बैठती कि उनकी दहाड़ सुनाई देती, अरे बहू थोड़ी सी बढ़िया उतार ले, खूब कड़ी धूप है, या थोड़ा सा आम का अचार बना ले। उन्हें लगता कि बेटा एक पाई तो भेजता नहीं, कम से कम बहू से ही घर का काम करवा कर थोड़ी बहुत बचत कर ली जाए तो क्या बुराई है। इस महंगाई के जमाने में 4-4 प्राणियों को पालना कोई हंसी खेल तो था नहीं। महीने में